दिल चाहता है कि तुम पर विश्वास करूं पर दिमाग है कि मानता ही नहीं। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा कोई नाटक है, ये जैसे कोई भ्रम है। या शायद सबके सामने अच्छा बनने के लिए तुम यह सब कर रहे हो। नेहा बोली। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज गिव मी वन चांस, अर्नव ने भावुक होकर बोला। पर सच कह रही हूं अर्नव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी बातों से अब, और मैं सबसे कहने के लिए तैयार हूं कि गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। बस अब मैं और टूटने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जानती हूं कि यह समय कितना मुश्किल से बीता है। मैं कितना टूट गई थी। अगर भैया नहीं होते, नंदू नहीं होती, तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। पर अब मैं जीना चाहती हूं अपने परिवार के साथ, अपने भैया के साथ। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करें। नेहा बोली। मैं वादा करता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक आखिरी बार मेरी बात का विश्वास करो नेहा, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं नेहा। आई लव यू नेहा। और यह मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है। तुम चाहो तो घर में आकर बात कर सकती हो, पूछ सकती हो। किसी ने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। किसी ने मुझसे नहीं कहा है कि मुझे नेहा को अपनाना है। यह मेरे दिल की फीलिंग है, मेरे सच्चे दिल की फीलिंग है नेहा। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, और यह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उस रात हमारे बीच फिजिकल रिलेशन बने और मुझे उस बात का अफसोस है, या उस बात को और उस गलती सुधारना चाहता हूं। यह सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं नेहा। प्लीज मेरा विश्वास करो, अर्नव ने भावुक होकर भरी आंखों से कहा। तो नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वही पीछे बैठी रूबी उन दोनों को देख रही थी और सुन रही थी, और जब उसे विश्वास हो गया कि दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर बाहर निकल गई। ठीक है, मान लिया करती हूं तुम पर विश्वास, पर फिर भी मुझे टाइम चाहिए। इतनी जल्दी मैं अब कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती। एक बार जल्दबाजी में डिसीजन लेकर गलती कर चुकी हूं, जिसका खामियाजा अभी तक भुगत रही हूं, और साथ ही एक बोझ भी है दिल पर कि मेरे कारण आनंद, जीजू और नंदिता का रिश्ता बिखर गया। इसलिए इस बार कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। और तुम पर मुझे विश्वास करने के लिए भी टाइम चाहिए, और अर्नव, और फिर से तुम्हारे साथ नॉर्मल होने के लिए भी। तुम समझ रहे हो ना, एक बार विश्वास टूटता है तो इतनी आसानी से विश्वास नहीं होता किसी पर दोबारा। नेहा ने कहा। तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार फिर से मेरे बारे में सोचना जरूर। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं मान लूंगा, फिर भी एक बार सिर्फ इसलिए सोचना क्योंकि कभी तुमने भी मुझे प्यार किया था। कभी हम ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के साथ हर कुछ कह सकते थे, शेयर कर सकते थे। सिर्फ उसी बात को याद करके एक मौका खुद को देना और मुझे भी देना। और प्लीज मुझसे बात करती रहना, अर्नव ने कहा। नेहा ने उसे देखा और फिर बाहर निकल गई। अर्नव वापस कुर्सी पर बैठ गया। जानता हूं आसान नहीं है तुम्हारे लिए मुझ पर विश्वास करना, पर मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, और मैं अगर तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा कि हाँ, मैं बदल गया हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है नेहा, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत चाहती हो। आज भी प्यार करती हो। अगर तुम मुझे नहीं चाहती होती तो तुम मुझे देखकर चली जाती। अगर तुम्हें मुझसे नफरत होती तो तुम मेरी सूरत भी नहीं देना चाहती। पर तुम यहां आई मुझसे बैठकर बात की, इसका मतलब है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। बस नाराजगी है और नहीं चाहती तुम की कुछ भी गलत हो, पर मैं विश्वास दिलाता हूं अब कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अर्नव ने खुद से कहा, और फिर वह भी उठकर बाहर निकल गया। नेहा घर वापस आई और अपने कमरे में आंखें बंद करके बैठ गई। कानों में अर्नव की आवाजें गूंज रही थी, और साथ ही साथ दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी। वह अर्नव से नाराज थी, पर प्यार अब भी था। हालांकि अभी उसका मन नहीं कर रहा था अर्नव पर विश्वास करने के लिए, पर वह दिल के हाथों मजबूर थी। अर्नव को बहुत चाहा था उसने, और अब आज जबकि अर्नव फिर से वापस आ गया था और उसकी जिंदगी में आना चाहता था, वह भी सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से, तो नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नंदू, तू क्यों चली गई? अगर तू यहां होती तो मैं तुझसे बात करती, तुझसे पूछती कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अर्नव को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं मानती हूं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, पर गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, इस बात को भी मैं समझ गई हूं, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
तू होती तो जरूर मुझे समझाती और मुझे सही सलाह देती। भैया से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती, उन्हें बताने का मतलब है बेवजह ही उन्हें डिस्टर्ब करना, और आज की तारीख में वह अर्नव से बेहद नाराज हैं। कभी भी वह निष्पक्ष बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नाराजगी और गुस्सा हावी रहेगा, और वह तो शायद मुझे सही सलाह नहीं दे पाए और उल्टा उनके और रूबी के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उन्हें लगेगा कि रूबी अर्नव की मदद कर रही है। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि रूबी ने मुझसे कहा था वहां आने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो बस भगवान ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं, नेहा ने मन ही मन सोचा और फिर काम में लग गई क्योंकि घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उधर आश्रम में नंदू अच्छे से सेटल हो गई थी। रागिनी से उसकी दोस्ती हो गई थी, साथ ही योग प्राणायाम के साथ साथ आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज शुरू हो गया था। मेरे आने के कारण भाई साहब और राठौर परिवार के बीच प्रॉब्लम हो सकती है, नंदू बोली, और उसने दिवाकर के नाम एक लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। अर्नव अब लगातार नेहा को कॉल कर रहा था और उसे मैसेज भी कर रहा था, और नेहा भी अब उसे एक दो बार बात कर रही थी, और धीमे धीमे दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो रही थी। नाराजगी दूर हो रही थी और एक एक खूबसूरत सा एहसास दोबारा से जन्म लेने लगा था। नेहा फिर से अर्नव के बारे में सोचने लगी थी, तो वहीं अर्नव के दिल में भी नेहा के लिए फीलिंग आ चुकी थी और प्यार का एहसास पक्का हो गया था। अब बस उसे इंतजार था नेहा के पूरी तरह से हाँ कहने का। उधर घर में अर्नव से ना ही संध्या बात कर रही थी और ना ही आनंद। अर्नव ने आनंद से एक दो बार बात करने की कोशिश की पर आनंद ने उससे बात नहीं की, तो अब वह समझ गया कि आनंद उससे बेहद नाराज है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आनंद उससे बात ना करें, यह पहली बार था जब आनंद ने इस तरीके का रिएक्शन दिया था, और अर्नव इसकी वजह बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आनंद अर्नव से बात ना करें, यह पहली बार था जब आनंद ने इस तरीके का रिएक्शन दिया था, और अर्नव इसकी वजह बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा था। जानता हूं आप मुझसे नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज हो भैया, नाराज होने का आपका हक भी है, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। मेरे कारण नंदिता भाभी आपको छोड़कर चली गई, साथ ही साथ आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपका लक्ष्मण जैसा भाई ऐसा निकलेगा। आपको मुझ पर कितना विश्वास था और मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, तो नाराजगी तो होगी ही, अर्नव ने खुद से ही कहा। अब बस मुझे इंतजार है नंदिता भाभी के आने का। भाभी आ जाएंगी तो सब सही हो जाएगा, जब वो देखेंगी कि मैं सुधर गया हूं, मेरे और नेहा के बीच में सब कुछ सही हो गया है, तो वह मुझे जरूर माफ कर देंगी। और वह मुझे माफ कर देंगी तो फिर आप भी मुझे माफ कर दोगे भैया, और शायद मम्मी भी। बस अब मुझे एक एक करके सब कुछ सही करना है। सबसे पहले अब मुझे नेहा से भी उसके दिल की बात सुनना है। नेहा ने अगर मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी तो फिर सब सही हो जाएगा, फिर हमारी भी एक हैप्पी फैमिली होगी। मैं, नेहा और हमारी फैमिली, और फिर नंदिता भाभी भी मुझे जरूर माफ कर देंगी। बस अब भगवान ने चाहा तो सब सही हो जाएगा, अर्नव ने मन ही मन सोचा और दुगने जोश से नेहा को मनाने में लग गया। नेहा भी धीरे धीरे पिघल रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। शादी के लिए दिल्ली के एक शानदार 5 स्टार होटल को चुना गया था। सारे अरेंजमेंट्स जबरदस्त थे, खाना पीना हो या सजावट, मेहमानों को देने वाले गिफ्ट हो या परिवार के लोगों के लिए खास इंतजाम। एक बड़ा सा हॉल सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए था, तो वही दूसरे हॉल में डांस, म्यूजिक, मस्ती का इंतजाम था। खूबसूरत स्टेज पर ब्राउन व्हाइट के कॉम्बिनेशन में शेरवानी पहने बैठा शशांक बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके पास ही नेहा खड़ी थी, ब्लू कलर की डिजाइन साड़ी पहने। रूबी को ब्यूटीशियन ने बेहद खूबसूरती से सजाया था। पिच कलर के लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिताली पूरे समय उसके साथ थी। सबको नंदिता की कमी बेहद महसूस हो रही थी, पर वह उनके हाथ में नहीं था कि उसे ढूंढ कर ले आए, और ना ही शादी को टाला जा सकता था। अरुणा बार बार बेचैनी से इंतजाम देख रही थी। मिताली ने पिंक कलर का ड्रेस कैरी किया था और वो भी बेहद प्यारी लग रही थी। मिताली बेटा, रूबी तैयार हुई कि नहीं हुई? बारात आ पहुंची हैं और वरमाला के लिए इंतजार हो रहा है, अरुणा ने कमरे में आकर कहा। जी बुआ जी, रूबी पूरी तरीके से तैयार है, आप जब भी कहोगे हम इसे वरमाला के लिए लेकर आ जाएंगे, मिताली ने कहा। ठीक है, तैयारी रखो, मैं बताती हूँ अभी,
अरुणा बोली और बाहर चली गई। मिताली ने रूबी की तरफ देखा। आज तो जीजू अपने होश में बैठेंगे, बेहद प्यारी लग रही हो तुम, मिताली ने कहा। और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो लगता है, आज इंस्पेक्टर साहब भी गए काम से, रूबी बोली। काश कि वो यहाँ होते, पर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कहाँ से आएंगे? उन्हें कौन इनवाइट करेगा, यह तो फैमिली प्रोग्राम है ना? मिताली ने कहा। हो सकता है आ जाए। शायद किसी ने बोल दिया हो उन्हें भी, रूबी ने कहा। तब भी क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें मैं देख नहीं पाऊंगी और ना ही वह मुझे आंख भर के देख पाएंगे, मिताली बोली। हाय हाय कितनी तकलीफ में है, तो फिर बात क्यों नहीं करती घर में, रूबी बोली। बस जल्दी ही बात करने वाले हैं, लेकिन आनंद भैया से और फिर घर में भी, मिताली ने कहा। अच्छा है अगर ऐसा हो तो, रूबी ने कहा। तभी शिवांश कमरे में आया। रूबी को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में नमी उतर आई। उसने रूबी की आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा लिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है मेरी बहन। बस तकलीफ इसी बात की है कि तुम्हारे साथ रहने को बहुत कम टाइम मिला, पर खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इंसान आ रहा है जो तुम्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करता है, शिवांश ने कहा तो रूबी भावुक होकर उसके गले लग गई। बस बस अब तुम दोनों रोना शुरू मत कर देना। पूरे 3 घंटे लगे हैं, तब मैडम का मेकअप हुआ है, अभी बिगड़ जाएगा, मिताली ने कहा तो दोनों मुस्कुराकर अलग हो गए। तभी अरुणा ने रूबी को स्टेज पर लाने के लिए कहा तो शिवांश और मिताली रूबी को लेकर स्टेज की तरफ चल दिए, जहां पर बैठा शशांक बेसब्री से रूबी के आने का इंतजार कर रहा था। शिवांश और मिताली रूबी को लेकर स्टेज के पास पहुंचे। शशांक की नजर रूबी पर ठहर गई। इस समय वो बेहद प्यारी लग रही थी। नेहा ने शशांक को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो शशांक ने नेहा की तरफ देखा। जाओ भैया भाभी को लेकर आओ, उनके परिवार का साथ यही तक था, आज से आगे आपको ही साथ देना है, नेहा बोली तो शशांक उठकर रूबी के पास आया और उसके लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रूबी ने एक नज़र उसको देखा और फिर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। शशांक ने रूबी के हाथ थामा और उसे लेकर स्टेज पर आ गया। बाकी फैमिली मेंबर भी दोनों तरफ से आज गए थे और सब वरमाला होने का इंतजार कर रहे थे। शशांक और रूबी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर आशीर्वाद समारोह पर फोटो सेशन शुरू हो गया। शशांक की नज़र रूबी पर ठहरी हुई थी, ये देख मिताली ने भी उसे छेड़ने का मौका ढूंढ लिया। बस भी करो जीजू, अब क्या नज़र लगाओगे? वैसे भी कल तो मेरी बहन आपके ही साथ जाने वाली है, आपके घर फिर जी भर के ताड़ लेना, आप जितना ताड़ना है, मिताली बोली तो शशांक मुस्कुरा उठा। एक मौका नहीं छोड़ती है आप मेरी टांग खींचने का। वाकई में अब समझ में आया कि लोग सालियों के लिए इतना क्यों परेशान रहते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी एक साली हो, यह मुझे समझ आज आया, क्योंकि जितनी खुशी पूरा ससुराल देता है उससे ज्यादा खुशी अकेली साली दे देती है। शशांक ने भी उसकी खिंचाई कर दी तो मिताली ने आंखें छोटी करके उसे देखा, मतलब कि इस तरीके से छेड़कर। शशांक ने कहा तो मिताली के साथ रूबी और नेहा भी मुस्कुरा उठी। शशांक और रूबी को थोड़ा सा एकांत मिला तो शशांक ने रूबी का हाथ थाम लिया। लुकिंग वेरी प्रिटी। अब बस कल से ये प्यारी लड़की सिर्फ मेरी होगी और परसों हम जा रहे हैं मॉरिशस फॉर ए रोमांटिक हनीमून, शशांक बोला तो रूबी का चेहरा लाल हो गया और दिल मानो एक पल में लाखों ख्वाब बुन गया। अर्नव वही एक तरफ बैठा था, उसकी नज़र नेहा पर टिकी हुई थी। शशांक ने अर्नव को पूरी तरीके से इग्नोर किया था, क्योंकि नेहा नहीं चाहती थी कि शशांक अर्नव के कारण कोई स्ट्रेस ले और माहौल खराब हो। नेहा ने अर्नव की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आई लव यू नेहा, अर्नव ने नेहा को मैसेज किया। नेहा ने रीड किया पर कोई जवाब नहीं दिया। मिलना है तुमसे, अर्नव ने कहा। अभी नहीं मिल सकते हैं, बाद में मिलेंगे। ठीक है पर प्लीज मिलना। ओके, नेहा ने रिप्लाई किया। मिताली वही सॉफ्ट ड्रिंक लेने गई कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ पिलर कले के पीछे कर लिया। मिताली ने आंखें बड़ी करके देखा तो सामने नितिन खड़ा था। तुम यहां कैसे? मिताली बोली। पुलिस हूं, कहीं भी आ सकता हूं, नितिन बोला। वेरी फनी।
बताओ न कैसे आए, मिताली ने पूछा। शिवांश ने इनवाइट किया, नितिन ने कहा। अच्छा है, मिताली ने उसकी आंखों में देखा। वैसे बहुत सुंदर लग रही हो डॉट। नितिन ने उसे गहरी आंखों से देख के कहा। थैंक्स। वैसे मैं चाहती थी कि तुम आओ पर उम्मीद नहीं थी, मिताली ने कहा। तुमने दिल से चाहा तो आ गया, नितिन ने कहा। थैंक्स, मिताली बोली और हौले से उसके गाल को अपने होंठों से छूकर भाग गई। नितिन ने अपने गाल से हाथ लगाया और फिर मुस्कराते हुए आनंद की तरफ बढ़ गया। सब एक दूसरे से मिले और रूबी शशांक को मुबारकबाद दी। उसके बाद बाकी रश्मि शुरू हो गई। रूबी और शशांक को मंडप लाया गया और एक एक करके रश्मि शुरू हो गई। रूबी और शशांक भी एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के नए पथ पर चलने के लिए तैयार थे। 7 फेरों और 7 वचनों के साथ दोनों विवाह बंधन में बंध गए। मिताली ने एक अच्छी साली होने परिचय देते हुए शशांक के जूतों को पहले ही चुरा लिया था। और जब शशांक ने जूते मांगे तो मिताली ने अच्छी खासी फरमाइश कर दी, जिसे शशांक ने अच्छे जीजू बनते हुए खुशी खुशी पूरी कर दिया। आखिर मिताली उसकी इकलौती साली थी और वह जानता था कि रूबी और मिताली का रिश्ता कितना खास है। शशांक और रूबी खुशी खुशी शादी के बंधन में बंध गए। शादी हो चुकी थी और मेहमान लगभग जा चुके थे। अब सिर्फ विदाई रह गई थी और विक्रांत और अरुणा की इच्छा थी कि वो रूबी को वापस गाजियाबाद ले जाएं और विदाई अपने पैतृक घर से ही करें। इस बात के लिए रायचंद जी और शशांक को भी कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के सारे प्रोग्राम होने के बाद रूबी वापस अरुणा और विक्रांत के साथ जाने लगी तो शशांक उसके पास आया और उसके हाथ को थाम लिया। रूबी ने उसकी तरफ देखा। बहुत प्यारी लग रही है और अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। तुम्हें घर ले जाने के लिए बेचैन हूं। बस तुम पहुंचो गाजियाबाद, पीछे पीछे मैं भी आता हूं और विदा कराकर तुम्हें ले आऊंगा हमेशा हमेशा के लिए अपने पास। शशांक ने रुमानियत से कहा। रूबी का चेहरा गुलाबी हो गया। बिल्कुल जीजाजी, और अब आपका हक बनता है। आप इसे पूरे हक से ले जा सकते हो और हमेशा अपने पास रख सकते हो। मिताली ने फिर से शशांक को छेड़ते हुए कहा तो शशांक ने मुस्कुराकर उसे देखा। थैंक यू साली साहिबा। वैसे आपकी इजाजत के बिना तो यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं उसको ले जाता और आपसे नहीं पूछता तो आप जरूर बीच में आकर कुछ बोलती, शशांक ने कहा। हाँ तो हक है मेरा, आखिर एकलौती साली हूं आपकी, मिताली बोली। बिल्कुल, शशांक ने मुस्कराते हुए कहा। और हनीमून का क्या प्लान है? सिर्फ कोरी बातें ही बातें हैं या कहीं घुमाने भी ले जा रहे हो मेरी बहन को? मिताली ने आगे कहा। आपकी बहन से पूछकर ही मॉरिशस का प्लान बनाया है। पूरे 10 दिन का और सारी शॉपिंग और तैयारी भी इनके हिसाब से की है। यहां तक मेरी शॉपिंग भी इन्होंने खुद की है और मैंने इनकी। शशांक ने रूबी की तरफ देखकर कहा तो रूबी ने नजर झुका ली। चलो तब तो बढ़िया है, जल्दी से आ जाओ और घूमकर उसके बाद आप लोगों से कुछ मुझे भी मदद की जरूरत होगी, मिताली ने कहा तो शशांक ने आंखें छोटी कर उसे देखा। मतलब आपको मेरी मदद की क्या जरूरत होगी? शशांक बोला। वह आप लौट कर आ जाओगे तभी बताऊंगी, अभी तो आप निकलिए और गाजियाबाद जाने की तैयारी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाओ और रूबी इंतजार करती रहे और आप पहुंचो ही ना उसे लेने, मिताली ने कहा। ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं जानता हूं कि रूबी खुद आ जाएगी, शशांक ने कहा। विक्रांत और अरुणा रूबी को लेकर गाजियाबाद निकल गए तो वही शशांक मिस्टर रायचंद और नेहा के साथ अपने घर आ गया। फ्रेश होकर वो नेहा के साथ रूबी को विदा कराने के लिए गाजियाबाद जाने वाला था। शादी के टाइम पर अर्नव ने नेहा से बात करने की कोशिश भी की पर बात ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि शशांक अक्सर ही आसपास होता था तो उसने नेहा को मैसेज कर दिया। प्लीज नेहा, मुझे मिलना है तुमसे, कैसे भी करके मिलो मुझसे आज, अर्नव ने कहा। ठीक है, मैं और शशांक भाई भाभी को लेने गाजियाबाद जा रहे हैं। रास्ते में उनसे कहूंगी कि थोड़ी देर के लिए माता के मंदिर चले, वहीं पर आकर मिल लो और जो कहना है भगवान के सामने साफ साफ कह देना, नेहा ने कहा। ठीक है नेहा, तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो विश्वास करो मैं भगवान के आगे झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी मेरे दिल में है सच सच तुम्हें कह दूंगा और उसके बाद जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा उसे मान लूंगा, वादा करता हूं तुमसे, अर्नव बोला।
घर आकर फ्रेश होकर नेहा और शशांक रूबी को विदा कराने के लिए गाजियाबाद के लिए निकल गए। रास्ते में मंदिर आया तो नेहा ने शशांक को गाड़ी रोकने को कहा। भैया मुझे जरा मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं, उसके बाद चलेंगे, नेहा बोली। ठीक है चलो मैं भी चलता हूं, शशांक बोला और नेहा के साथ मंदिर आ गया। अर्नव वहां पहले से ही आ चुका था पर नेहा के साथ शशांक को देखकर वह सामने नहीं आ पाया क्योंकि वो जानता था कि शशांक उसे देखकर फिर से नाराज होगा और शायद फिर नेहा भी बात भी ना कर पाए। नेहा ने भी अर्नव को देख लिया था पर शशांक के सामने वह भी नहीं जा सकती थी। तभी अचानक शशांक का फोन बज उठा। इंपॉर्टेंट कॉल था तो उसने नेहा की तरफ देखा तो पूजा कर रही थी। मैं गाड़ी में तेरा वेट कर रहा हूं, तू पूजा करके आजा। शशांक बोला और मंदिर की सीढ़ियां उतर नीचे चला गया और गाड़ी से टेक लगाकर फोन पर बात करने लगा। तभी अर्नव नेहा के सामने आया। दोनों इस समय माता रानी की मूर्ति के सामने ही खड़े थे। आई लव यू नेहा, अर्नव ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए तो नेहा ने उसकी तरफ देखा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि मैं हर बात के लिए शर्मिंदा हूं, हर गुनाह की माफी मांग रहा हूं और हर गलती के लिए पश्चाताप करना चाहता हूं। तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो पर अब मुझसे मुंह मत फेरो। तुम्हें चाहने लगा हूं नेहा। जानता हूं समझने में देर हो गई पर समझ में आ गया मुझे। अभी भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है। जानता हूं तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें तकलीफ दी पर उन सब की भरपाई करना चाहता हूं। तुम्हारे साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताना चाहता हूं जहां कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा। आई लव यू नेहा, अर्नव ने कहा तो नेहा की आंखों में आंसू भर आए और उसने अर्नव की आंखों में देखा। जानता हूं बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। इन आंखों में बहुत आंसू दिए हैं पर अब हर आंसू पोंछना चाहता हूं और इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। भगवान साक्षी है नेहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच्चे दिल से कह रहा हूं। किसी के दबाव में नहीं कह रहा हूं और ना ही किसी गिल्ट से। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज ही अपने घर में बात करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने के लिए भी, अर्नव ने कहा तो नेहा ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं जानती हूं कि भगवान के सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पहले भी तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया था और मैंने तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही सोच लिया था। पर आज तुमने यहां अपने दिल की बात साफ साफ कहकर मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अर्नव, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं और आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं अपने भैया को मना लूंगी। मैं जानती हूं वह थोड़े नाराज होंगे पर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे खातिर तुम्हें माफ कर देंगे, नेहा बोली। मुझे विश्वास है कि शशांक मान जाएगा, आखिर वह भी तो तुम्हारी खुशी चाहता है। तुम्हारी तकलीफ देखकर ही तो वो मुझसे नाराज हुआ था, अर्नव ने कहा। ठीक है अर्नव, तो फिर तुम अपने घर में बात कर लेना और मैं भी अपने भैया को बताती हूं, नेहा बोली। अभी नहीं है, बाद में, अर्नव बोला। नहीं अर्नव, मुझे अभी बताना है, मैं अभी बताती हूं, नेहा बोली और वहां से दौड़कर सीढ़ियां उतरने लगी। नेहा अभी रुक जाओ, अभी नहीं, कहीं वो नाराज न हो जाए। अर्नव भी उसके पीछे चला। नेहा ने उसकी बात नहीं सुनी। खुशी और उत्साह से दौड़ती हुई नीचे उतरी और एकदम से सड़क क्रॉस करने लगी बिना देखे कि सामने से गाड़ी आ रही है। तभी शशांक की नजर नेहा पर गई और उसके पीछे सीढ़ियों पर उतरते अर्नव पर। इससे पहले कि शशांक कुछ समझ पाता, तेज रफ्तार से आती कार ने नेहा को टक्कर मार दी। नेहा, शशांक चिल्लाया और दौड़कर उसके पास गया और उसे बाहों में उठा लिया। नेहा खून से लथपथ हो चुकी थी। अर्नव एकदम शोकड़ हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि वह क्या करें और क्या ना करें। ना ही उसके पैरों में जान थी, वो एकदम से जम गए। कुछ पल बाद वो सेंस में लौटा और हिम्मत करके शशांक पास गया। उसने नेहा को हाथ लगाना चाहा तो शशांक ने उसका हाथ झटक दिया। दूर रह मेरी बहन से, आखिर दिखा दी ना तूने अपनी औकात। इतना गिरा हुआ है तू, मैं नहीं जानता था। क्या बिगाड़ा था इसने जो अब तुझे इसके जिंदा रहने से भी प्रॉब्लम है, शशांक बोला और नेहा को उठाकर तुरंत गाड़ी में डाला और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अर्नव ना समझी और शोकड़ से बस देखता रह गया। शशांक नेहा को लेकर हॉस्पिटल निकल गया था तो वहीं अर्नव अब भी वही शोकड़ होकर खड़ा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कहाँ जाएं। जैसे ही उसकी चेतना लौटी तो उसने भी अपनी गाड़ी निकाली और वहां से निकल गया। शशांक नेहा को लेकर किस हॉस्पिटल में गया है, इस बात का अर्नव को कुछ भी पता नहीं था। वह बस अपनी गाड़ी यहां से वहां दौड़ा रहा था, कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी उस हॉस्पिटल में, पर उसे नेहा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस घटना ने अर्नव के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे रह रहकर यही लग रहा था कि शायद उसी की गलती है, उसे नेहा को रोक लेना चाहिए था। उसे नेहा को दौड़ने नहीं देना चाहिए था, जबकि सच ये था कि इस घटना में अर्नव की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। नेहा ने अपने ज्यादा उत्साह और खुशी के चलते कुछ भी ध्यान नहीं दिया और दौड़ते हुए सड़क क्रॉस करने लग गई, पर इस बात को सिर्फ नेहा और अर्नव जानते थे, बाकी शशांक नहीं। शशांक ने नेहा के पीछे दौड़ते अर्नव को देखा था और शशांक के मन में यही था कि शायद इसका कारण अर्नव है। शायद अर्नव ने नेहा से कुछ ऐसा कहा कि नहीं वहां से भाग रही थी, या फिर अर्नव ने नेहा को डराया धमकाया था। जो भी हो, पर आज शशांक और अर्नव के बीच एक और खाई आ गई थी, जो कब भरेगी इस बात को कोई भी नहीं जानता था। अर्नव को कहीं से नेहा की खबर नहीं मिली तो उसने गाड़ी ऐसे ही रोक दी और स्टीयरिंग से सिर टिका लिया। आंखों से आंसू निकलने लगे और अर्नव को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आसमान की तरफ देखा। क्यों हो रहा है यह सब मेरे साथ? क्यों भगवान जी, क्यों? अभी और कितनी सजा देना बाकी है? क्या मेरे गुनाह इतने ज्यादा है कि अभी तक मेरी सजा खत्म नहीं हो पाई है? आनंद भैया भाभी की जिंदगी तो नॉर्मल हो नहीं पाई है कि अब नेहा के साथ ऐसा हो गया। मैं सच में नेहा को प्यार करता हूं, यहां मेरा कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी नाटक नहीं है। मैं सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहा था, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था, तो आप मेरे रास्ते में क्यों मुश्किलें डाल रहे हो? क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है जैसे आनंद भैया को नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ तो कहती हैं आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हो, फिर आप क्यों मेरे इम्तिहान ले रहे हो? और कितने इम्तिहान लोगे मेरे आप? ठीक है, अगर आपका मन अभी नहीं भरा तो लीजिए परीक्षा मेरी, पर मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बार खुद को सही साबित करके ही रहूंगा। बस आपसे एक ही विनती है, मेरी नेहा को कुछ ना हो, उसे सही सलामत रखना प्लीज भगवान, उसे सही सलामत रखना। अर्नव न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। उधर गाजियाबाद में रूबी बेसब्री से शशांक के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से दोपहर हो रही थी, पर शशांक का अब तक कुछ अता पता नहीं था। विक्रांत और अरुणा को भी अब चिंता होने लगी थी कि शशांक अब तक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने मिस्टर रायचंद को फोन लगाया। रायचंद ने फोन उठाया। हेलो, विक्रांत ने कहा। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर यहाँ एक अनहोनी हो गई है और इस सब में इतना बिजी हो गया कि आपको फोन करने का ध्यान ही नहीं रहा, रायचंद जी बोले। अनहोनी? क्या हो गया है? विक्रांत को दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप गया। शशांक और नेहा रूबी को लेने के लिए गाजियाबाद निकले थे, रास्ते में मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके, वहीं पर नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। अभी मैं और शशांक हॉस्पिटल में ही है और नेहा का ऑपरेशन चल रहा है। भगवान ना जाने कितने तकलीफ लिखी है मेरी बच्ची की किस्मत में, रायचंद बोले। क्या नेहा का एक्सीडेंट? अब कैसी है उसकी हालत? खतरे से बाहर तो है ना? विक्रांत ने परेशान होकर पूछा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, पर अब तक हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताया है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मेरे शशांक को भी खो दूंगा। सालों बाद शशांक को उसकी बहन मिली है, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो शशांक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत प्यार करता है वह नेहा को। नेहा का एक आंसू उसे तकलीफ दे जाता है और आज तो नेहा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पता नहीं शशांक अब क्या कर जाए, रायचंद बोले। आप घबराइए मत, सब सही होगा, हम लोग भी पहुंचते हैं वहीं पर, विक्रांत ने कहा और फोन कट करके पलट कर देखा तो रूबी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। विक्रांत ने रूबी के सिर पर हाथ रखा। सब सही हो जाएगा, घबरा मत, विक्रांत बोले। पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ, रूबी बोली। पर अभी तुम्हारी विदाई की रस्म नहीं हुई है, अरुणा ने कहा।
मम्मी इस समय उन लोगों को मेरी जरूरत है, इस समय में यह रस्में नहीं देख सकती। मुझे वहां जाना ही होगा ना कि जो रस्म रह गई है वह जब आपकी मर्जी हो तो कर लेना, पर अभी प्लीज मुझे मत रोकिए, रूबी ने दुखी होकर कहा। वो शशांक और नेहा के लिए बेहद परेशान थी। शादी तो हो ही चुकी है ना अरुणा, बस एक विदाई के रस्म ही तो है, कोई बात नहीं। एक रस्म किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं होती है ना। जाने दो, इसके जाने से शशांक को और मिस्टर रायचंद को बड़ा सहारा मिलेगा। विक्रांत ने कहा तो रूबी ने तुरंत कपड़े बदले और सादा का सूट पहन लिया और अपने कुछ कपड़े बैग में रखकर विक्रांत और अरुणा के साथ दिल्ली के लिए निकल गई। शशांक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। कपड़े नेहा के खून से रंगे हुए थे, साथ ही आंखें लाल हो गई थी, कुछ दुख और कुछ गुस्से से। शशांक की आंखों के आगे बार बार वह मंजर आ रहा था जब नेहा सीढ़ियों से दौड़ती हुई आ रही थी और उसके पीछे अर्नव आ रहा था। जरूर इसमें अर्नव की ही गलती है। जरूर उसने नेहा से कुछ ऐसा कहा होगा जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और वह घबराकर मेरे पास आ रही होगी। या उसने शायद नेहा को डराया धमकाया हो। कुछ तो ऐसा जिससे नेहा तुरंत मुझे बताने के लिए दौड़कर आ रही थी और इसी हालत में उसने उस गाड़ी को नहीं देखा। शशांक का दिमाग घूम रहा था। पता नहीं यह अर्नव मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे तकलीफ दे दी, उसे प्यार में धोखा दे दिया, तब भी इसका दिल नहीं माना कि आज फिर आ गया। अर्नव के कारण मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आज अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा मैं अर्नव। किसी को छोड़ूंगा जो भी मेरी बहन की इस हालत का जिम्मेदार है। उन सबको मैं बहुत दर्द दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली थी, वह भी इस हालत में इतनी दुखी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की और आज फिर से उसे मजबूर कर दिया तुमने कि वह बिना सोचे समझे वहां से भाग रही थी। क्यों अर्नव, क्या दुश्मनी है आखिर तुम्हारी मेरी बहन से? मैंने तो तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम नेहा को अपनाओ या तुम्हें नेहा से शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसा कायर लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसके लिए लड़की सिर्फ एक खिलौना हो वह क्या किसी को अपनाएगा? वह क्या किसी को प्यार करेगा और क्या सम्मान देगा? पर तुमसे मुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि तुम नेहा के साथ ऐसा करोगे। तुमने उसे डराया धमकाया, तुमने उसके साथ बदतमीजी की, कुछ तो किया होगा तुमने, तभी वो इस तरीके से दौड़कर आ रही थी, वरना वह कभी इस तरीके से दौड़कर नहीं आती। पर तुम भूल गए हो अर्नव राठौर की नेहा मेरी बहन है, रायचंद है। अब वो कोई राह चलती लड़की नहीं जिसे तुम कुछ भी नुकसान पहुंचा दोगे और उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बार की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी अर्नव, बहुत भारी। शशांक मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। शशांक ने सिर उठाकर देखा तो मिस्टर रायचंद खड़े थे। शशांक एकदम से उनसे लिपट गया और रोने लगा, उसका दुख और दर्द आंसू बन के बाहर आ गया था। पापा देखिए ना, नेहा को क्या हो गया? मैं 5 मिनट के लिए उससे अलग हुआ, इतनी देर में इतनी बड़ी घटना हो गई। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। न मैं उसे अकेला छोड़ता और ना ही वह अर्नव आता और उसे परेशान करता और ना ही मेरी बहन डरकर भागती। शशांक ने कहा तो मिस्टर रायचंद ने आंखें छोटी करके उसे देखा। यह क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर रायचंद बोले। मैं सच कह रहा हूं पापा, वही कह रहा हूं जो सच है। यह सब कुछ अर्नव के कारण ही हुआ है पापा, सिर्फ और अर्नव है जिम्मेदार और मैं अब उसको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा, शशांक बोला। वहां आती हुई रूबी के कानों में जब शशांक की आवाज पड़ी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। 21? क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर रायचंद बोले। मैं सच कह रहा हूं पापा, वही कह रहा हूं जो सच है। यह सब कुछ अर्नव के कारण ही हुआ है पापा, सिर्फ अर्नव है जिम्मेदार और मैं अब उसको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा, शशांक बोला। वहां आती हुई रूबी के कानों में जब शशांक की आवाज पड़ी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रांत और अरुणा थोड़ा पीछे थे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि शशांक क्या कह रहा है, पर रूबी जल्दबाजी में आगे आ गई थी। यह नहीं हो सकता, अर्नव भैया के कारण रूबी का एक्सीडेंट। मैं नहीं मानती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां तक मुझे समझ में आया था उन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी और अर्नव भैया नेहा को प्यार करते हैं, वह कुछ भी गलत नहीं कर सकते।
जरूर शशांक को कोई गलतफहमी हुई है, पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब इनका मूड ठीक होगा और मन शांत होगा तब इन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करूंगी और समझाने की भी, रूबी ने मन ही मन सोचा और शशांक के पास जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर रायचंद ने उसे देखा तो उसके सिर पर हाथ रख दिया। तुम्हें लेने के लिए ही निकले थे यह दोनों बीच में ही, कहते कहते रायचंद जी का गला भर आया और शशांक ने भी नजर उठाकर देखा। सामने रूबी भरी आंखों के साथ खड़ी हुई थी। शशांक को बेहद तकलीफ महसूस हो रही थी नेहा के लिए और अब रूबी के लिए भी। वहां नेहा ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो वही रूबी इस बात को भुलाकर कि आज उसकी शादी हुई है, सादा कॉटन का सूट पहने उसके सामने खड़ी थी। सारे अरमान उसके भी आज बिखर गए थे। रायचंद विक्रांत और अरुणा से मिलने एक तरफ चले गए और रूबी शशांक के पास बैठ गई। अर्नव को कभी माफ नहीं करूंगा अब मैं। उसने आज के दिन मुझे सबसे बड़ा दर्द दे दिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, मेरी और तुम्हारी शादी का दिन। अर्नव ने न ही मेरी बहन के बारे में सोचा और न ही तुम्हारे बारे में। आज के दिन भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शशांक बोल रहा था कि तभी रूबी ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा। शशांक ने रूबी की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है, रूबी बोली। उसे ठीक होना ही होगा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसीलिए तो यहां लेकर आया हूं। ये दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल है। हम नेहा को बचा लेंगे और अगर नेहा को कुछ भी हुआ ना तो मैं नहीं जानता कि क्या कर जाऊंगा अर्नव के साथ। शशांक गुस्से से बोला। अर्नव भैया, रूबी बोली। सब कुछ उसी की गलती से हुआ है। पता नहीं अर्नव ने ऐसा क्या कहा कि वह दौड़ती हुई से मेरे पास आ रही थी और उसने जल्दबाजी में रोड पर ध्यान नहीं दिया। जरूर अर्नव ने ही उसे डराया धमकाया होगा। हम लोग तो मंदिर ही गए थे। मैं दर्शन करके आगे निकल आया और नेहा पूजा करती रह गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि दौड़ती हुई आई और उसके पीछे पीछे अर्नव दौड़ रहा था। अर्नव ने ही कोई गलत बात कही होगी नेहा से। उसी ने नेहा को डराया धमकाया होगा। शशांक बोला। आपने क्या उन लोगों की बातें सुनी? रूबी ने कहा। नहीं, मैंने नहीं सुनी, पर जरूरी नहीं है हर समय सुनना ही कंपलसरी हो। कई बार आदमी देखकर भी अंदाजा लगा लेता है और वह भी नेहा जिस तरीके से दौड़कर आ रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि जरूर अर्नव से रिलेटेड ही कोई बात वो मुझसे करनी आई होगी। बिना सुने और बिना जाने हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए शशांक, रूबी ने कहा। सच तो सच है रूबी की अब बर्दाश्त की हद हो गई है। अर्नव तुम्हारा भाई है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम बीच में ना पड़ो रूबी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अर्नव के कारण हमारे रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए। शशांक बोला। मैं बीच में नहीं आ रही हूं और ना ही आपको कुछ रही हूं और ना ही भैया का साइड ले रही हूं। मैंने बस इतना कहा कि जब तक पूरी बात पता नहीं हो तब तक हमें किसी भी डिसीजन पर नहीं आना चाहिए। पहले हमें सब कुछ पता करना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं कह रही हूं, रूबी बोली। प्लीज रूबी, हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा और मैं नहीं आ पाया, शशांक सच बोला। शशांक, मैं जानती हूं कि अभी यहां पर आपकी ज्यादा जरूरत है और ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप सॉरी कह रहे। नेहा से जरूरी कुछ नहीं है। और आप नहीं आ पाए तो क्या हुआ, मैं आ गई हूं आपका साथ देने के लिए। साथ होना चाहिए, कौन पहले आता है यह मायने नहीं रखता है, रूबी ने कहा। शशांक ने भरी नजरों से उसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। रूबी बस उसके चेहरे को देखती रही जिस पर इस समय अलग तरीके के भाव थे और बहुत ही गहरा दर्द भी। जानती हूं आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, बहुत हर्ट हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अर्नव भैया की कोई गलती नहीं होगी। मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगी पर अभी नहीं। अभी इस समय आपका शांत रहना ज्यादा जरूरी है। आप वैसे ही नेहा के कारण इतना डिस्टर्ब हो, इसमें अगर कोई और बात आपने सुनी या देखी तो आप और ज्यादा नाराज हो जाओगे, रूबी ने खुद से ही कहा। सब लोग परेशान से वहीं बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। अर्नव जानता था कि शशांक उसे गलत समझ रहा है तो उसे मौका नहीं देगा नेहा से मिलने का। थक हार कर अर्नव वापस घर आ गया।
थके कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तभी सूरज की नज़र उन पर पड़ गई। अर्नव, सूरज ने कहा तो अर्नव के कदम रुक गए। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? सूरज को उसकी हालत देखकर कुछ अनहोनी का अंदाजा लग गया था तो उसके पास आए और उसे कंधे पर हाथ रखा। सूरज को अपने सामने देख अर्नव एकदम से बिखर गया और उनके गले लगकर रोने लगा। अर्नव इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी था। बाकी घर वाले लोग भी अर्नव को अजीब सी नजरों से देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ ना बेटा, बताओ मुझे, सूरज बोले। पापा, वह नेहा, अर्नव ने बोलना चाहा। हाँ, क्या हुआ? तुम तो आज उसे कहने वाले थे ना कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, सूरज ने कहा तो सब लोगों ने आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अर्नव नेहा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। हाँ, सूरज जानते थे क्योंकि आजकल अर्नव उन्हें हर बात बताता था और आज अंदर मंदिर जाने से पहले सूरज से बोल कर गया था कि वह नेहा को शादी के लिए कहने वाला है। पापा, सब गलत हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, अर्नव बोला तो सूरज भी एकदम से शॉक्ड हो गए। क्या उसका एक्सीडेंट? कैसे हुआ, क्या हुआ? सूरज ने अर्नव को अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए कहा तो अर्नव ने उन्हें सारी बात बता दी। चलो हम अभी चलते हैं, सूरज बोले। नहीं पापा, मैं अभी वहां नहीं जा सकता। शशांक मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। वह बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाइए, अर्नव ने कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। सूरज आनंद को लेकर निकल गए। आनंद भी अभी अभी हॉस्पिटल से आया था और नेहा का सुनकर वह तुरंत सूरज के साथ चल दिया। इतनी बड़ी बात सुनकर आनंद को भी सदमा लगा था और उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा के साथ ऐसा हो गया। पता नहीं परेशानियां कब खत्म होगी, आनंद मन ही मन सोच रहा था। सूरज ने मिस्टर रायचंद को फोन लगाकर पूछा कि वह किस हॉस्पिटल में है और फिर सीधा वहां पहुंच गए। आनंद सूरज, रायचंद और विक्रांत से मिले और नेहा का हालचाल पूछा पर अभी किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और एकदम से सब उसकी तरफ आ गए। मेरी बहन ठीक तो है ना? शशांक ने घबराते हुए पूछा। देखिए मिस्टर रायचंद, हमने ऑपरेशन कर दिया है पर अंदरूनी चोटें भी काफी थी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 दिन में शायद उन्हें होश आ जाए। अगर उन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, वरना, कहते डॉक्टर रुक गया। वरना क्या? शशांक ने भरी आंखों से कहा। हमें डर है कि वह कोमा में जा सकती है। सिर पर गहरी चोट है, डॉक्टर ने कहा। प्लीज डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे भी करके आपको मेरी बहन को ठीक करना होगा, आप जो चाहे वह कीजिए, एक्सपर्ट डॉ बुलाइए। पैसे की कोई भी चिंता मत कीजिए, बस कैसे भी करके मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। शशांक बेहद भावुक होकर बोला। यह हॉस्पिटल दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है और जिन डॉक्टर्स ने मेरे साथ नेहा का ऑपरेशन किया है वह भी यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है। इससे बेहतर आपको इस शहर में दूसरा नहीं मिल सकता। आगे भगवान की इच्छा पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप हिम्मत मत हारिए, कभी कभी दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द, डॉक्टर बोला और निकल गया। शशांक अपने चेहरे को हाथों से ढक वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने तेज हो गए। साथ ही साथ दिल में अर्नव के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। बिना यह सच जाने कि असली मामला क्या था, शशांक अर्नव को ही इसका जिम्मेदार समझने लगा और अर्नव के लिए उसकी नाराजगी और भी ज्यादा हो गई। सब लोग हॉस्पिटल से घर आ गए पर शशांक हॉस्पिटल में ही रुका रहा। उसने नेहा को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था और आखिर उसकी स्थिति को भी सब लोगों ने समझा। नेहा उसकी इकलौती बहन थी जी, सालों बाद उसे मिली थी और जब से मिली थी सबसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही। शशांक का नेहा के लिए प्यार बहुत ज्यादा था, उससे भी ज्यादा उसे उसकी परवाह। आखिर 2 ही लोग थे अब तक उसकी जिंदगी में, मिस्टर रायचंद और नेहा। जब से उसे पता चला था कि नेहा उसकी सगी बहन है तब से नेहा के लिए उसका प्यार सारी हदें पार कर गया था। वह अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था पर किस्मत और समय कैसा चल रहा था कि वह नेहा को नॉर्मल जिंदगी भी नहीं दे पा रहा था। खुशियां तो दूर की बात थी,
इस सब में शशांक की कोई गलती भी नहीं थी क्योंकि उसे नेहा बहुत मुश्किल से मिली थी और उससे पहले ही अर्नव उसकी जिंदगी में आ गया था और काफी कुछ तकलीफ नेहा को अर्नव के कारण हुई थी। और शशांक बहुत अच्छे से समझता था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि नेहा और अर्नव के बीच में अब सब कुछ सही हो गया है। वह आज भी यही सोच रहा था कि नेहा और अर्नव के बीच अब भी प्रॉब्लम है और नेहा की इस हालत का जिम्मेदार अर्नव है। मिस्टर रायचंद ने घर से शशांक के लिए कपड़े मंगवा दिए थे और एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था हॉस्पिटल में। शशांक ने यही हॉस्पिटल के रूम में शॉवर लेकर चेंज कर लिया था और फिर आईसीयू से बाहर ही बैठ गया था। नेहा को अंदर आईसीयू में रखा गया था जहां पर अटेंडर के जाने की इजाजत नहीं होती, पर वह उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। दिन में एक बार ही सही उसे नेहा के पास जाने के लिए मिलना मिलेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा था और वह समय वो मिस नहीं करना चाहता था। वह नेहा को देखना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह है उसके साथ। मिस्टर रायचंद रूबी को लेकर घर आ गए थे पर रूबी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें और कैसे करें। पर जो भी था उसे इस समय शशांक का साथ देना था और उसने मन में तय कर लिया था कि वह शशांक का साथ देगी। तुम जाओ कमरे में आराम करो। शशांक तो हॉस्पिटल से नहीं आएगा, रायचंद बोले। रूबी जाने लगी। सॉरी बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है पर न तुम्हारा गृह प्रवेश करवा पाया हूं ना ही कोई और तैयारी। यहां तक कि शशांक ही पता नहीं कब घर वापस आएगा, रायचंद जी बोले। कोई बात नहीं है पापा, मेरा खुद का घर है और अपने घर में आने के लिए नहीं तो किसी गृह प्रवेश की जरूरत है और ना ही किसी स्वागत की। बाकी आप चिंता मत कीजिए, नेहा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर नेहा और शशांक दोनों घर आ जाएंगे, रूबी ने कहा और ऊपर जाने लगी। उसके कदम शशांक के कमरे की तरफ मुड़े, फिर ना जाने क्या सोचकर वह दूसरे कमरे में चली गई। मिस्टर रायचंद ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने कमरे में चले गए। रूबी ने अपना सामान उस दूसरे कमरे में रखा और बेड पर बैठकर गहरी सांस ली। आंखों में आंसू भर आए थे जो कि नेहा और शशांक के लिए थे। पता नहीं आगे क्या होगा, अब मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस घटना का असर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर भी आने वाला है। पर जो भी हो मैं आपका साथ दूंगी शशांक, और हमेशा दूंगी। इस घर का और नेहा का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं खुद से वादा करती हूं जब तक नेहा ठीक नहीं हो जाती मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। पर आज मैं आपके कमरे में जाकर नहीं रुक रही हूं। आपके कमरे में मैं तभी जाऊंगी जब आप यहां आ जाओगे और आप मुझे खुद लेकर जाओगे, तब तक मैं यहां इस कमरे में ही ठीक हूं, रूबी ने खुद से ही कहा और फिर बिस्तर पर लेट गई। फोन उठाया और कुछ सोचकर अर्नव को कॉल लगा दिया। हेलो, अर्नव की आवाज आई। भैया यह सब क्या हो गया, मैं क्या सुन रही हूं, क्या यह सच है? रूबी बोली। तुझे अपने भैया पर विश्वास नहीं है क्या? अर्नव ने कहा। ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस ऐसे ही मन बहुत बेचैन था इसलिए पूछा लिया, रूबी ने कहा। नेहा कैसी है अब? अर्नव ने कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, ऑपरेशन हो गया है पर 2 दिन बहुत ही मुश्किल है। अगर 2 दिन में उन्हें होश नहीं आया तो डॉक्टर ने कहा है कि कोमा में जा सकती है, रूबी ने कहा तो अर्नव की आंखों में आंसू भर आए। सब मेरी गलती है, मुझे उसे रोक लेना चाहिए था। मैं नहीं रोक पाए, अर्नव दुखी होकर बोला। किस चीज के लिए रोकना चाहिए था, क्या नहीं कर पाए आप? रूबी ने पूछा तो अर्नव ने उसे सारी बात बता दी। पर शशांक तो कुछ और ही कह रहे हैं, रूबी बोली। हाँ जानता हूं शशांक मुझे गलत समझ रहा है। उसने वहां मुझे नेहा को हाथ भी नहीं लगाने दिया। उसे लग रहा है कि मैंने ही कुछ ऐसा किया जिसके कारण नेहा दौड़कर आ रही थी। पर मैं उसे यकीन दिला दूंगा। भले मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी पर मैं उससे माफी मांग लूंगा अपनी हर एक गलती की और उसे विश्वास दिलाऊंगा कि जो वह सोच रहा है वह सही नहीं है। मेरे और नेहा के बीच सब कुछ सही हो गया था और नेहा यह खुशखबरी सुनाने के लिए शशांक के पास दौड़कर जा रही थी कि मैं और नेहा शादी करना चाहते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में और कितने दर्द और इम्तिहान लिखे हैं, अर्नव बोला। भैया आप इस तरीके से कमजोर मत होइए। भैया अगर आप सही हो तो फिर सामने कोई भी हो डटकर मुकाबला कीजिए। साबित कीजिए आप सही हो, और अगर गलत नहीं है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और मैं जानती हूं कि मेरे भैया गलत नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ हूं।
हम दोनों मिलकर शशांक को समझा देंगे और भगवान ने चाहा तो नेहा भी जल्दी ठीक हो जाएगी और उसके बाद वो खुद ही सारा सच बता देगी और आप इस तरीके से हार मत मानो। भैया आपको हार नहीं मानना है। आप जब सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपको किसी से भी नहीं डरना है, रूबी बोली। ठीक है, तू अपना ध्यान रख और हाँ, मेरे कारण शशांक से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगा, तू अपने और शशांक के रिश्ते पर ध्यान दे, अर्नव बोला। जी भैया, और मैंने कहा न मैं सच का साथ दूंगी, रूबी ने कहा फिर कॉल कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मिताली का फोन आने लगा। हेलो, मिताली बोली। हाँ मिताली बोल, रूबी ने थकी आवाज में कहा। कैसी है तू, बताया मुझे भैया पापा ने कि तू यहां आ गई है रायचंद विला। मिताली बोली। आना जरूरी था, इस समय शशांक को मेरी जरूरत है और मैं बेवजह की रस्मों रिवाजों में नहीं उलझ सकती, रूबी बोली। बहुत सही किया तूने, सच्चे रिश्तों की पहचान तो तकलीफ के समय ही होती है और ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है तो कोई बात नहीं। मेरी बहन समझदार है, इस बात को समझेगी भी, एडजस्ट भी करेगी और बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेगी। मिताली बोली। बुरा मानने जैसा तो कुछ है ही नहीं। एक्सीडेंट है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है और नेहा शशांक की बहन है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो नेहा से करते हैं। इस समय शशांक को अपनों की जरूरत है और इस समय मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मुझे अभी सिर्फ शशांक और नेहा के बारे में सोचना है और हमेशा साथ देना है। किसी को प्यार करने का मतलब सिर्फ सुख में साथ देना और अच्छी अच्छी बातें करना ही नहीं होता है मिताली। अच्छा और सच्चा जीवनसाथी वही होता है जो आपके दुख दर्द में आपके साथ साथ खड़ा रहे, रूबी ने कहा। मैं भी किसे समझा रही हूं, जानती हूं तू हमेशा से समझदार रही है। हर चीज को तू बहुत अच्छे से समझती है और मुझे पता है यहां भी तू बहुत अच्छे से संभाल लेगी। जानती हूं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब मैं भी अर्नव भैया का सच जान गई हूं, मिताली बोली। पर इतना मुझे पता है कि अर्नव भैया इस बार गलत नहीं है, रूबी ने कहा। मैं मानती हूं भैया गलत नहीं है, फिर भी तुझसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अर्नव भैया को लेकर शशांक जीजू के साथ कोई बहस मत करना। कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम दोनों का रिश्ता अभी नया नया है और किसी भी कारण तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ रही है ना तू, मिताली बोली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शशांक का साथ दे सकूं, पर गलत बात का साथ मैं कभी नहीं दूंगी और यहां मुझे अर्नव भैया सही लग रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी शशांक को समझाने की, रूबी बोली। मैं कह रही हूं ना, इन सब मामलों में मत पड़ो। शशांक जीजू और अर्नव भैया देख लेंगे, इन सब के चक्कर में तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, मिताली ने कहा। प्रॉब्लम के डर से मैं अपने बहन भाइयों का साथ छोड़ दूं, ऐसी तो मैं नहीं हूं। अर्नव भैया बचपन से हमारे साथ रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती, अगर वह गलत होते तो मैं उनको तुरंत छोड़ देती और सिर्फ शशांक का साथ देती, पर आज अर्नव भैया गलत नहीं है। वह नेहा को सच्चा प्यार करते हैं, शशांक गलतफहमी में है तो यह उनकी प्रॉब्लम है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूं। एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूंगी ही करूंगी, रूबी ने कहा। प्रॉब्लम के डर से मैं अपने बहन भाइयों का साथ छोड़ दूं, ऐसी तो मैं नहीं हूं। अर्नव भैया बचपन से हमारे साथ रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती, अगर वह गलत होते तो मैं उनको तुरंत छोड़ देती और सिर्फ शशांक का साथ देती, पर आज अर्नव भैया गलत नहीं है। वह नेहा को सच्चा प्यार करते हैं, शशांक गलतफहमी में है तो यह उनकी प्रॉब्लम है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूं। एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूंगी ही करूंगी, रूबी ने कहा। मिताली उसके आगे कुछ भी नहीं बोली। जो भी हो तू, बस मैं चाहती हूं कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, मिताली ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, रूबी बोली और कॉल कट कर दिया। उसके बाद अरुणा से बात करके उसने अपने ठीक होने के बारे में बताया और आंखें बंद कर ली। पर मन अभी भी बेचैन था। वह जानती थी कि अर्नव गलत नहीं है और साथ ही वह भी जानती थी कि शशांक इस बात को शायद ही स्वीकार करे। उसने शशांक की आंखों में एक अलग ही गुस्सा देखा था अर्नव के लिए, क्योंकि शशांक को लगता था कि अर्नव के कारण नेहा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी भी भाई के लिए यह बात बर्दाश्त के बाहर ही थी। फिर शशांक कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता।
पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ सही हो सके, खासकर नेहा की तबीयत और अर्नब भैया और नेहा का रिश्ता डॉट। साथ ही साथ मेरा और शशांक के रिश्ते पर कुछ प्रॉब्लम ना आए, इस बात का भी ध्यान मुझे रखना होगा। रूबी ने खुद से ही था और फिर कुछ ही देर में वह सो गई। शशांक बेंच पर बैठा हुआ नेहा के बारे में सोच रहा था। विजिटिंग अवर्स का आधे घंटे का समय है, आप जाकर अपने पेशेंट से मिल सकते हैं, सिस्टर ने आकर शशांक के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो शशांक मानो होश में आया। वह तेज कदमों से आईसीयू के अंदर गया और नेहा के पास बैठ गया। नेहा मशीनों में जो घिरी बेड पर लेटी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और साथ ही मशीनों पर उसका पल्स बीपी की मॉनिटरिंग शो हो रही थी। नेहा को इस तरीके से देखकर शशांक को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने नेहा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और हौले से सहलाया। भाई है तेरे साथ गुड़िया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर समय हर पल तेरे साथ हूं। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। हिम्मत मत हारना, जो हो गया सो हो गया, पर मैं अब तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। वादा करता हूं। अपने भैया को माफ कर देना नेहा, प्लीज तेरा ध्यान नहीं रख पाया, शशांक ने भावुक होकर कहा। नेहा जैसे कुछ सुनकर भी नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग चल रहा था पर उसका शरीर पूरी तरीके से रुका हुआ था। शशांक ऐसे ही उसके पास बैठा कुछ तो भी बात है करता रहा। जब टाइम पूरा हो गया तो वह उठकर बाहर आ गया और वापस से बेंच पर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे वो सो गया। अगले दिन सुबह रूबी तैयार हुई और शशांक के लिए नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आ गई। मिस्टर जयचंद की तबीयत ऐसे ही कुछ ठीक नहीं थी। एक तो शादी की भागदौड़, उसके बाद नेहा के एक्सीडेंट के कारण थोड़ा बीपी उनका बढ़ गया था, तो रूबी ने उन्हें घर पर ही आराम करने को कहा और खुद हॉस्पिटल आ गई। शशांक अभी भी आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। रूबी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो शशांक ने रूबी की तरफ देखा और वापस से नजर झुका ली। रूबी ने नाश्ते का टिफिन खोलकर उसे दिया। कुछ भी मन नहीं कर रहा है रूबी खाने का डॉट, शशांक ने कहा। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आप कैसे ख्याल रखेंगे नेहा का डॉट। अभी तो आपको बहुत काम करने हैं और इस तरीके से आप कमजोर होंगे तो कैसे चलेगा, रूबी बोली और उसने अपने हाथों से शशांक को खिलाना शुरू कर दिया। शशांक भरी आंखों से रूबी को देखता हुआ नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद रूबी ने टिफिन को साइड में रखा तो शशांक ने रूबी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। प्लीज रूबी, तुम मेरा साथ देना। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ दोगी, कभी मेरे साथ कोई धोखा नहीं करोगी। प्लीज रूबी, मैं बहुत अकेला हो गया हूं, मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, शशांक ने इमोशन होकर कहा। विश्वास रखिए शशांक, मैं हमेशा आपके साथ हूं, रूबी बोली और फिर शशांक के साथ पूरा दिन हॉस्पिटल में रही और फिर रोज का यही सिलसिला हो गया। अर्नब अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था इस हादसे के बाद से। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि नेहा को होश आ जाए, उसे कुछ ना हो और वह कोमा में ना जाए। सूरज उसके पास आकर उसे खाना पीना खिलाकर चले गए थे, पर अर्नब को मानो जैसे होश ही नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेहा के साथ हुई आखिरी मुलाकात घूम रही थी, जब नेहा खुश हो गई थी और खुशी में दौड़ती हुई शशांक के पास गई थी। 2 दिन का समय निकल गया पर नेहा को होश नहीं आया था। शशांक, रूबी और रायचंद डॉक्टर के कैबिन में आए। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि 2 दिन में नेहा को होश आ जाएगा, पर आज तीसरा दिन है, नेहा को होश नहीं आया है, शशांक ने कहा। देखिए मिस्टर रायचंद, मैंने आपसे कहा था ना कि 2 दिन में होश नहीं आया तो पूरे चांस है कि पेशेंट कोमा में जा सकता है, डॉक्टर बोले। मतलब, शशांक परेशान हो गया। पहले मेरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर ने कहा तो शशांक, मिस्टर रायचंद, रूबी सब सामने वाली कुर्सियां पर बैठ गए। देखिए उन्हें होश नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पर वह कोमा में भी नहीं गई है। कई बार होता है ऐसा, पेशेंट सबकॉन्शियस रहता है, उनका दिमाग काम कर रहा होता है, सारे वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे होते पर शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता। शायद किसी नर्व पर प्रेशर के कारण या किसी नर्व के डैमेज के कारण यह तकलीफ खुद ब खुद ठीक होती है। इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब सही हो जाएगा।
डॉक्टर ने समझाया। नेहा को यहाँ कितने दिनों तक रहना होगा? शशांक ने कहा। उनके सभी वाइट आर्गेन्स काम कर रहे हैं, बस अगर वह अपना विल पावर स्ट्रांग करें तो वह होश में आ सकती हैं और इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में रहने की भी जरूरत नहीं है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, 1 हफ्ते बाद में डिस्चार्ज कर दूंगा। आप घर में ही सारा इंतजाम कर लीजिए, एक नर्स रख लीजिए और फिर यहाँ से डॉक्टर रोज जाकर उनका चेकअप कर लिया करेगा और उनका इम्प्रूवमेंट देख लेगा। बाकी दवाइयाँ तो सब घर पर ही चलती रहेगी और जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट लगेगा वैसे ही हम आगे का देखेंगे, डॉक्टर ने कहा। मतलब आप कहना चाहते हो कि रूबी अभी होश में नहीं आ पाएगी? शशांक ने दुखी होकर कहा। जल्दी आएगी होश, बस मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं कह रहा हूं कि वह कोमा में नहीं गई है पर होश में भी नहीं है, शायद आप लोगों के साथ रहकर वह जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग उनसे से बात कीजिए, उन्हें इनकरेज कीजिए तो शायद वह जल्दी ठीक हो जाए। कई बार पेशेंट ऐसे फैमिली के साथ रहकर जल्दी रिकवर करते हैं, डॉक्टर ने शशांक को समझा दिया। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिंदगी एकदम उलझ सी गई थी। नंदिता का कुछ पता नहीं चल रहा था और आनंद उसे ढूंढने में जी जान से लगा हुआ था, तो वहीं अमृत और सूरज भी अपने अपने तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नेहा की हालत में कोई सुधार नहीं था, तो फाइनली डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज कर दिया और यह शशांक उसे लेकर घर आ गया। उसने नेहा को नेहा के कमरे में सेटल कर दिया और साथ में एक नर्स 24 आवर्स के लिए रख ली जो कि पूरे टाइम नेहा का ध्यान रखती है और उसको इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह ड्रिप माध्यम से देती थी। हॉस्पिटल से डॉक्टर रोज जाकर नेहा का चेकअप करते और उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं समझने की कोशिश करते। अर्नव ऑफिस जाने लगा था पर उसका दिमाग नेहा में ही उलझा हुआ था। वह रोज कोशिश करता था कि नेहा से मुलाकात हो सके, पर शशांक ने उसे नेहा से मिलने से मना कर दिया था और उसे घर में आने नहीं दे रहा था। रूबी अभी दूसरे कमरे में ही रुकी हुई थी और शशांक अपने कमरे में आ चुका था। इस तरीके से उलझ गई थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि अब दोनों शादीशुदा है। रायचंद ने जब इस बात पर ध्यान दिया तो उन्होंने सर्वेंट से कहकर शशांक के कमरे को डेकोरेट करवा दिया और फिर शशांक के पास आए जो कि नेहा के कमरे में बैठा हुआ था। रूबी अभी दूसरे कमरे में ही रुकी हुई थी और शशांक अपने कमरे में आ चुका था। इस तरीके से उलझ गई थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि अब दोनों शादीशुदा है। रायचंद ने जब इस बात पर ध्यान दिया तो उन्होंने सर्वेंट से कहकर शशांक के कमरे को डेकोरेट करवा दिया और फिर शशांक के पास आए जो कि नेहा के कमरे में बैठा हुआ था। मिस्टर रायचंद ने शशांक के कंधे पर हाथ रखा तो शशांक ने उनकी तरफ देखा। बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें और रूबी को एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। शादी हुए काफी समय हो गया है, अब नेहा भी घर आ चुकी है, अब मुझे लगता है तुम दोनों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। रायचंद बोले तो शशांक ने गर्दन हिला दी और अपने कमरे में आया। शशांक अपने कमरे में आया और कमरे को सजा हुआ देख हल्की सी मुस्कुराहट और उसके चेहरे पर आ गई। इन सब तकलीफों के बीच एक अच्छी बात यही थी कि रूबी हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी, हर समय उसका साथ दे रही थी और अब शशांक ने रूबी के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच लिया था और उसका मन खिल उठा नवजीवन की सोच के। वह फ्रेश हुआ और चेंज करके रूबी के कमरे की तरफ चल दिया ताकि रूबी को ऐसे बोल सके कि आज से इस कमरे में रुकने की जरूरत नहीं है और रूबी को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आ सके। शशांक रूबी के कमरे में आया तो देखा रूबी बालकनी में खड़ी हुई है। शशांक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रूबी को एहसास हुआ कि शशांक है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कब तक इस कमरे में रहने का इरादा है, मिसेज रायचंद? शशांक ने उसके कंधे पर चेहरा टिका के कहा। जब तक आप ना कहें तब तक मैं वहां उस कमरे में कैसे आ सकती हूं? रूबी बोली। क्यों नहीं आ सकती? हक है तुम्हारा, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है, हर चीज के लिए मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ना? शशांक ने कहा तो रूबी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। शशांक ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच ले लिया और उसके माथे को चूम लिया। जानता हूं पिछले कुछ दिन बहुत ही अजीब निकले। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था और फिर नेहा के कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। इफेक्ट मुझे तो यह भी ध्यान नहीं था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। सॉरी रूबी, पर जानकर नहीं किया और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी परिस्थिति को समझोगी, शशांक ने कहा तो रूबी ने उनकी आंखों में देखा।
जानता हूं हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, अपनी शादी को लेकर और शादी के बाद के दिनों को लेकर, पर इस एक्सीडेंट ने जैसे सब कुछ बदल दिया। हमारा बाहर जाने का प्लान वह सब तो गया ही, इतने दिन हो गए हम दोनों अभी तक अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, शशांक बोला। कोई बात नहीं शशांक, आप इतने परेशान मत होइए। मैंने सच में इतना नहीं सोचा। जब घर की प्रॉब्लम है तो हम दोनों को उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के बारे में। और फिर मैं जानती हूं कि आप नेहा को कितना प्यार करते हो। नेहा आपके के लिए कितना जरूरी है। इस समय मैं भला किसी बात के लिए क्यों अपसेट होऊंगी और क्यों बुरा मानूंगी। मुझे खुशी है कि मैं इस समय आपके साथ रही, आपकी मदद की और आपकी मदद की, रूबी ने कहा। हाँ रूबी, मुझे सच में तुम्हारो जरूरत थी। तुमने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया। अगर यहां नहीं आती तो शायद मैं और ज्यादा परेशान रहता। तुम साथ में थी पूरा समय, हर पल मेरे साथ हॉस्पिटल में रहती थी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली, शशांक ने कहा। रूबी ने उसकी गहरी आंखों में देख रही थी। मैं तुमसे यही कहने के लिए आया था कि आज से इस कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। आज तुम हमारे रूम में शिफ्ट हो रही हो, शशांक बोला तो रूबी ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। मेरे तो दिमाग में तो अभी भी नहीं आया था। थैंक गॉड के पापा को समझ में आया, वरना हम दोनों तो इस कदर उलझे हुए थे कि हमें खुद का होश ही नहीं था, शशांक ने आगे कहा। कोई बात शशांक, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, अब हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, रूबी बोली। तो फिर चलो, शशांक बोला। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूं, रूबी बोली। थोड़ी देर मतलब, शशांक ने कहा। अब आपके कमरे में आ रही हूं तो थोड़ा तैयारी से आऊंगी ना, रूबी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो शशांक के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा सामान उठाकर ले जा रहा हूं, बाकी तुम आ जाना, शशांक बोलो, और कमरे में आकर उसने रूबी का बैग जो कि एक तरफ रखा हुआ था वह उठाया और जाते जाते उसका फोन और लैपटॉप भी उठाकर चला गया। रूबी कमरे में आई और उसने काबड़ खोला। उसने अपनी साड़ियां जमा दी थी जो कि बाद में अरुणा और विक्रांत यहां पर छोड़ गए थे, क्योंकि वह भी जब आई थी तब कम सामान लाई थी। साड़ियों में से एक खूबसूरत सी साड़ी निकाली और पहनकर रेडी होने लगी। शशांक कमरे में आया और उसने रूबी का लैपटॉप टेबल पर रख दिया और उसका फोन बेड पर पटक कर वो भी बेड पर गिर गया। आंखें बंद कर रूबी के बारे में सोचने लगा और उसका इंतजार करने लगा कि तभी रूबी के फोन में मैसेज के नोटिफिकेशन आए। शशांक की नज़र यूं ही उस पर पड़ गई तो उसने फोन खोलकर देखा। अर्नव के मैसेज देखते ही शशांक के चेहरे पर फिर से तनाव आ गया और उसने फोन एक साइड रख दिया है, फिर न जाने क्यों कुछ सोचकर उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गर्दन की नस उभर आई। यह तुमने ठीक नहीं किया रूबी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या तुम्हें सिर्फ अपने भाई की परवाह है, मेरी और मेरी बहन की परवाह नहीं? तुम अर्नव का साथ दे रही थी। तुम्हारे कारण अर्नव और नेहा की मुलाकात हुई और जिसका यह नतीजा है कि आज मेरी बहन की ये हालत है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रूबी? तुम्हें सिर्फ अपना भाई दिख रहा था, मेरी बहन के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। शशांक मन में ना जाने क्या क्या सोच रहा था कि तभी रूबी दरवाजा खोलकर अंदर आई। खूबसूरत लाल साड़ी में लिपटी हुई शर्म से लजाती हुई। रूबी कदम दरवाजे पर ही रुक गए, यह सोचकर कि शशांक उसे कुछ बोलेगा। कुछ देर तक शशांक ने जब कुछ नहीं कहा तो रूबी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। शशांक गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसे गुस्से में देख रूबी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। शशांक किस तरीके से नाराज क्यों है? क्या शशांक आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? रूबी बोली तो शशांक ने उसका फोन खोलकर स्क्रीन उसके सामने कर दी। अर्नव के मैसेज देख रूबी का चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया। वह खुद चाहती थी कि शशांक को अर्नव के बारे में बताएं कि और समझाएं कि पर बात इस तरीके से सामने आएगी रूबी ने नहीं सोचा था। उसे नहीं पता था कि शशांक इस तरीके से जान जाएगा कि नेहा और अर्नव की बात होती है, और रूबी ने ही उनकी मदद की थी नेहा से मिलने के लिए। रूबी की आंखों में आंसू भर आए। शशांक ने फोन को उनको बिस्तर पर फेंक दिया और दोनों हाथों से रूबी के कंधे पकड़ लिए। क्यों रूबी क्यों? कहा था ना मैंने, सिर्फ मेरा साथ देना। तुम पर बहुत विश्वास करता हूं मैं।
मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। मुझे धोखा मत देना। फिर क्यों किया तुमने? तुम जानती हो ना कि वह कैसा है। उसने नेहा के साथ क्या किया, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। फिर भी तुम उसकी मदद कर रही थी। शशांक गुस्से से बोला। शशांक, मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताने वाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। नेहा और भैया के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। और मैं मानती हूं मैंने उन लोगों की मदद की, लेकिन इसीलिए कि क्योंकि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। रूबी बोली। गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और न ही नेहा कोई रिश्ता चाहती थी। तुमने जानते हुए कि वो कितना घटिया है, सिर्फ और सिर्फ अर्नव की मदद की है। और देखो अर्नव ने क्या किया है। मेरी बहन को बिस्तर पर ला दिया। उसे जान से मारने की कोशिश की। उसे मानसिक परेशानी दी, डराया धमकाया, और तुम सिर्फ अर्नव का साथ देती रही। शशांक दुख और गुस्से से बोला। शशांक, प्लीज विश्वास करो मेरा। अर्नव भैया ऐसे नहीं है। उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया था। भैया ने नेहा के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो एक दूजे को चाहते हैं, शादी करना चाहते थे। स्टॉप स्टॉप, शशांक बोला। प्लीज लिसन टू मी। रूबी ने नम आवाज में कहा। नो नो, कभी नहीं। तुम भी उसके जैसी निकली धोखेबाज। तुमने दिल तोड़ दिया। शशांक दुखी हो गया। प्लीज मेरी बात समझिए, रूबी दुखी होकर बोली। गेट लॉस्ट। निकल जाओ मेरे कमरे से। नफरत हो रही है आज तुमसे भी। गो प्लीज गो रूबी, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, शशांक ने चीखकर कहा तो रूबी सहम गई और जल्दी सी वापस दूसरे कमरे में चली गई। प्लीज लिसन टू मी। रूबी ने नम आवाज में कहा। नो नो, कभी नहीं। तुम भी उसके जैसी निकली धोखेबाज। तुमने दिल तोड़ दिया। शशांक दुखी हो गया। प्लीज मेरी बात समझिए, रूबी दुखी होकर बोली। गेट लॉस्ट। निकल जाओ मेरे कमरे से। नफरत हो रही है आज तुमसे भी। गो प्लीज गो रूबी, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, शशांक ने चीखकर कहा तो रूबी सहम गई और जल्दी सी वापस दूसरे कमरे में चली गई। शशांक अपने बिस्तर पर बैठ गया। आंखों से आग निकलने लगी और आंखें एकदम लाल हो गई। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि रूबी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे हमेशा लगता था कि जिस तरीके से वह अर्नव को गलत समझता है, रूबी भी अर्नव को गलत समझती होगी और उसका साथ देगी। शशांक के लिए इस बात को स्वीकार करना नामुमकिन था। रूबी अर्नव का पक्ष लेती है और उसका दे रही थी। उसने अर्नव और नेहा को मिलाने की कोशिश की। अर्नव के मैसेज नेहा तक पहुंचा रही थी और नेहा की सारी खबरें अर्नव को दे रही थी। तुमने यह ठीक नहीं किया है रूबी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। उसके बाद भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमसे नफरत भी नहीं कर पाऊंगा मैं, और शायद प्यार भी नहीं। जिंदगी वैसे ही इतनी उलझी हुई थी, तुम्हारी इस हरकत ने और भी ज्यादा उलझा दी है। शशांक खुद से ही बोला और आंखें बंद कर ली। रूबी वापस से उस कमरे में आई और दरवाजा बंद कर वह भी बिस्तर पर जा गिरी। आंखों से आंसू निकलने लगे और साथ ही साथ इस बात की तकलीफ भी महसूस होने लगी कि शशांक उसे नहीं समझ रहा। और अब रूबी को पूरा विश्वास हो गया था कि उसका और शशांक का रिश्ता अब शायद ही ठीक हो पाए, क्योंकि शशांक ना ही सिर्फ उसे गलत समझ रहा था, बल्कि जिस तरीके से शशांक और अर्नव से नफरत कर रहा था, उस हिसाब से रूबी को माफ करना उसके लिए नामुमकिन था। और शायद इसीलिए इतने दिन होने के बाद भी रूबी चाहकर भी शशांक को अर्नव के बारे में नहीं बता पाई थी और ना ही अर्नव का पक्ष उसके सामने रख पाई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शशांक और भी ज्यादा नाराज ना हो जाए। अगले दिन मिस्टर रायचंद हॉल में बैठे शशांक और रूबी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका ध्यान गया कि शशांक और रूबी दोनों अलग अलग कमरों में से बाहर निकले हैं। मिस्टर रायचंद की आंखें छोटी हो गई और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। शशांक और रूबी दोनों हॉल में आ गए।
रूबी मेड के साथ किचन में चली गई तो वही शशांक मिस्टर रायचंद के पास बैठ गया। क्या हुआ, तुमने अभी भी रूबी को नहीं बोला अपने कमरे में आने के लिए? मिस्टर रायचंद ने कहा। नहीं पापा, और वह मेरे कमरे में कभी नहीं आएगी, शशांक ने कठोरता से कहा। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मिस्टर रायचंद बोले। पापा, रूबी ने धोखा किया है मेरे साथ। मैं उसे कितना प्यार करता था, पर उसे मेरी और नेहा की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसके लिए वह धोखेबाज भाई ही सब कुछ है। उसे अपने भाई का साथ देना है और वह अब तक अपने भाई का ही साथ दे रही थी। यह गलत इंसान का साथ दे रही थी पापा। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी नेहा की, आपकी और इस घर की। शशांक ने कहा। नहीं शशांक, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मुझे आप सबकी परवाह है और मैं भैया का साथ दे रही थी क्योंकि भैया सही है। उनकी कोई गलती नहीं है। रूबी जो कि सुन रही थी उसने आकर कहा। तुम्हारे कुछ भी कहने से बच नहीं बदल जाएगा रूबी। और सच यही है कि अर्नव कभी नहीं बदल सकता। उसने पहले नेहा के साथ धोखा किया, प्यार का नाटक किया, उसका फायदा उठाया, और अब जबकि उसे समझ में आया कि पूरा परिवार उसके खिलाफ है तो उसने नेहा को डराया, धमकाया और जान से मारने की कोशिश की। इसी का नतीजा है कि मेरी नेहा इस हालत में है। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा और साथ ही साथ तुमको भी, क्योंकि तुमने अर्नव का साथ दिया है। शशांक गुस्से से बोला। शशांक, तुम गलत समझ रहे हो। रूबी की इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। मैंने उससे कहा था मेरी हेल्प करने को। प्लीज मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दो। दरवाजे पर खड़े अर्नव ने कहा। तुम्हें अंदर किस में आने दिया? कहा है ना मैंने, इस घर में कदम मत रखना। तुम्हारा दायरा सिर्फ सड़क तक है, समझे तुम? यहां दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर कभी मत आना। शशांक बोला। नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा और वहीं से तुमसे माफी मांगता रहूंगा। पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा रूबी तो मत दो। उसकी कहीं से कोई गलती नहीं है। मैंने उससे कहा था कि मुझे नेहा से मिलना है और बस उसने मेरी मदद कर दी। इसके अलावा उसने कभी मेरा कोई साथ नहीं दिया। अर्नव ने दुखी होकर कहा। तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। तुम्हें अगर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करनी है तो भी मुझे मंजूर है। पर प्लीज शशांक, मेरे कारण अपने और रूबी से रिश्ते को खराब मत करो। अर्नव ने हाथ जोड़कर कहा। भैया प्लीज, आपको कोई भी गलती मानने की जरूरत नहीं है। आपकी इस बार कहीं से कोई गलती नहीं है। कोई विश्वास करे ना करें, लेकिन मैं विश्वास कर रही हूं। मैं जानती हूं आपने पहले नेहा के साथ गलत किया, पर इस बार आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद इस बात की गवाह हूं कि नेहा भी आपको प्यार करती थी। आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया था और इस नेहा के एक्सीडेंट में आपका कहीं से कोई हाथ नहीं है। रूबी ने भी मजबूती से कहा। पहले तो तुम निकलो मेरे घर के बाहर। शशांक गुस्से से चीखा और उसमें गार्ड को आवाज लगाई। जी सर, गार्ड ने आकर कहा। इसे घर के बाहर निकालो और आज के बाद अगर यह घर के अंदर दिखा तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। शशांक ने कहा तो गार्ड अर्नव की तरफ बढ़ा। मैं खुद ही चला जा रहा हूं और इस घर के अंदर तभी कदम रखूंगा जब तुम मुझे आने दोगे। पर तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि रूबी की कोई गलती नहीं है। प्लीज उसके साथ गलत मत करो। अर्नव बोला। भाई वाह बात जब तुम्हारी बहन के ऊपर आई तो तुमको तकलीफ हो रही है। और मेरी बहन के बारे में तुमने एक बार नहीं सोचा। तुमने एक बार नहीं सोचा कि नेहा भी किसी की बहन है। उसकी जिंदगी बर्बाद करते समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और आज तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम मेरे हाथ जोड़ रहे हो। यह देखो तुम्हारा दोगलापन। अपनी बहन का दर्द दर्द है और दूसरे की बहन का दर्द तो कोई दर्द नहीं होता। शशांक ने नाराजगी और दुख के साथ कहा। ऐसा नहीं है, अर्नव बोला। तुम निकलो यहां से। शशांक ने कहा तो अर्नव बाहर जाने लगा। भैया आप गलत नहीं हो, इसलिए आप प्लीज खुद को गलत मत समझो, रूबी ने कहा। अर्नव ने उसे भरी आंखों से देखा और फिर निकल गया तो शशांक ने रूबी की तरफ देखा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम बोलो या पूरी दुनिया बोले, पर तब भी मैं नहीं मान सकता कि वह सही है। और अगर तुम्हें तुम्हारे भाई का पक्ष लेना है तो तुम इस घर से जा करती हो,
शशांक ने कहा। शशांक, यह क्या बकवास कर रहे हो? रूबी यहां से क्यों जाएगी? तुम्हारी पत्नी है वह। मिस्टर रायचंद बोले। पत्नी है तो रही यहां पर अगर यह अर्नव का इसी तरीके से साथ देती रही तो मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। बाकी आज भी बोल रहा हूं पर आगे भी बोलूंगा, जिस दिन यह चाहे उस दिन घर छोड़ कर जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे, यह भी अपनी मां की तरह निकली जो ससुराल में निभा नहीं पाई। शशांक ने गुस्से से कहा और चला गया। रूबी की आंखों से आंसू निकलने लगे। रायचंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अभी वह नाराज है। जानता हूं समझ जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम गाजियाबाद जा सकती हो। मैं समझा बुझाकर उसे जल्दी ही भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यही रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक कि मैं अपने भैया को सही साबित नहीं कर देती। नेहा ठीक हो जाएगी तो वह खुद ही सारा सच बता देगी। पर अभी मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर की बहू हूं। भले शशांक मुझे अपनी वाइफ माने ना माने सर, मैं उन्हें अपना मानती हूं और उनकी बहन की जिम्मेदारी मेरी भी है। जब तक नेहा ठीक नहीं हो जाती मैं यही रहूंगी। उसका ख्याल रखूंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शशांक की गलत बात भी मान जाऊंगी। यहां शशांक गलत है तो गलत रहेंगे और मेरे भैया सही है। मैं उनका ही साथ दूंगी, रूबी ने कहा और वह वापस से किचन में चली गई। सीढ़ियों पर खड़ा शशांक उसकी बातें सुन रहा था और उसकी आंखों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है तो करो तुम भी अपने भाई के साथ पापों का प्रायश्चित। तुम दोनों की जिंदगी का एक एक दिन आंसुओं से भर दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ देते हुए अपने दिल के 100 टुकड़े करने होंगे, पर फिर भी तुम्हें उसके साथ तकलीफ तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, शशांक बोला। और फिर उस दिन से शुरू हो गया एक सिलसिला। आनंद का नंदिता को ढूंढने का और अर्नव का शशांक के घर आकर रोज माफी मांगने का और नेहा से मिलने की जिद करने का। साथ ही साथ शशांक को रूबी के लिए समझाने का तो वही शशांक का रूबी को बेरुखी दिखाने का। रूबी का बिना कुछ बोले नेहा की देखभाल करने का और जितना हो सके अर्नव का साथ देने का। रूबी के मन में शशांक के लिए प्यार था तो वहीं शशांक के मन में भी रूबी के लिए बेशुमार मोहब्बत थी। पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अपना प्यार नहीं दिखा सकते थे। रूबी तो एक कभी कभार कोशिश भी करती थी शशांक के लिए अपना प्यार, अपनी फिक्र दिखाने की। पर शशांक ने अपने दिल को कठोर कर लिया था। वह जब भी रूबी की तरफ अपना कदम बढ़ाता रूबी को अर्नव की तरफ खड़ा पाता फिर से अपने कदम वापस ले लेता। और इसी तरीके से समय निकलने लगा। फ्लैशबैक खत्म। आज का दिन। आनंद ने नंदिता के सिर पर हाथ फिराया तो नंदिता ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। इतना सब कुछ हो गया इन 5 महीनों में डॉक्टर साहब? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, नंदिता ने कहा। बहुत कुछ हो गया है नंदू और सबकी जिंदगी मानो उलझ गई है। अब आज एक थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हुई है कि नेहा की हालत में सुधार हुआ है। अब शायद अर्नव को शशांक माफ कर दे। इतना सब होते होते रूबी और शशांक की जिंदगी बहुत ही ज्यादा उलझ गई है। पता नहीं दोनों का रिश्ता दोबारा नॉर्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आनंद ने कहा। होगा डॉक्टर साहब, जरूर होगा। मानती हूं परिस्थितियां कई बार प्यार के ऊपर हावी हो जाती है, पर दोनों का प्यार बहुत गहरा है। और दोनों अपने प्यार को जरूर समझ लेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, इसके लिए हम लोग हैं ना। हम किसी रिश्ते को बिखरने नहीं देंगे डॉक्टर साहब, नंदिता ने कहा तो आनंद ने उसे सीने से लगा लिया। आनंद और नंदू ने एक दूसरे को इन 5 महीनों के बारे में सब कुछ बताया। डॉक्टर साहब, आपने मिताली के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, नंदिता ने कहा। मिताली के बारे में बात फिर कभी करेंगे नंदू, बस यह समझ लो कि वही जो चाची की हमेशा से आदत थी। हर चीज को पैसे से तौलना, अमीरी गरीबी से तौलना, और इन्हीं सब की भेंट चढ़ गया मिताली और नितिन का रिश्ता, आनंद बोला। नितिन और मिताली, नंदिता ने उसकी तरफ देखकर कहा। मुझे भी यह बात पता नहीं थी कि नितिन और मिताली एक दूसरे को पसंद करते हैं, कहना चाहिए एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब तक पता चला तब तक चीजें काफी कुछ बिगड़ चुकी थी। नितिन का बहुत अपमान किया, चाची ने नितिन की बहुत बेइज्जती की और फिर वह यह शहर छोड़कर चला गया।
मिताली इन सब से बहुत टूट गई थी तो उसने भी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड कर लिया और वहाँ चली गई। यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था, ना तो वो चाची से नाराजगी दिखा सकती थी और ना ही उनका सामना करना चाहती थी। चाची ने एक डोमिनेंट बिहेवियर रखा है बच्चों के लिए, कभी फ्रेंडली नहीं हुई इसलिए कोई उनसे खुल के नहीं बोल पाता। निमेश ने जब सिमरन से शादी की थी तुम्हें तो पता ही है चाची ने कितना ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया था, फिर वह मिताली के लिए कैसे एक्सेप्ट कर लेती। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी जो कि खुद करोड़ों की मालकिन है, क्योंकि चाचा का जो कुछ भी है वह निमेश और मिताली का ही है, वह एक सामान्य पुलिस इंस्पेक्टर के साथ शादी करे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे और पोजीशन को इंपॉर्टेंस दी, उन दोनों की प्यार को ना ही समझा और ना ही जाना, और उस समय बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी और फिर रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं रहा। आनंद ने कहा, अब सब सही हो जाएगा डॉक्टर साहब, हम मिताली को भी वापस बुला लेंगे और फिर से दोनों का रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, नंदिता बोली। मिताली आ भी जाएगी पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, नितिन के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, आनंद ने कहा। मतलब, नंदिता ने कहा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस समय वह कहाँ है कोई नहीं जानता। इन्हीं सब के कारण तो मिताली भी इतनी ज्यादा हर्ट हो गई थी कि वह भी यहाँ से चली है। आनंद ने नंदू को सारी बात बताई। भगवान ने चाहा तो सब सही हो जाएगा डॉक्टर साहब, नंदिता बोली। अच्छा अब चलो तुम आराम करो, बहुत हो गई बातें। कब से बैठी हो, तुम्हें इस समय ना ही ज्यादा सोचना है और न ही ज्यादा स्ट्रेस लेना है, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन है, उससे पहले तुम्हें कंप्लीट रेस्ट लेना है और बिल्कुल भी नहीं सोचना है कुछ, समझ रही हो तुम? आनंद ने नंदू को हल्के से डांटते हुए कहा तो नंदिता ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और अपनी बाहें फैला दी। आनंद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे को हौले से किस किया। आप भी तो आइए डॉक्टर साहब, आप भी तो थक गए होंगे, नंदू बोली। बस आ रहा हूं, आनंद ने कहा और फिर डोर लॉक करके नंदिता के पास आकर लेट गया। हालांकि नंदिता के सभी टेस्ट उसके फेवर में ही आए थे और उनके हिसाब से उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था बिना किसी परेशानी के और आगे भी कोई तकलीफ नहीं होनी थी, फिर भी आनंद को थोड़ी टेंशन थी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नंदिता की बीमारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज था। आनंद ने नंदिता की तरफ देखा जो कि उसके कंधे पर सिर रखे थकान के कारण नींद में चली गई थी। आनंद ने उसके गाल पर हाथ रखा है और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे पता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। मैं ना ही तुम्हें और ना ही हमारे बेबी को कुछ भी होने दूंगा। बस फिर भी ना जाने क्यों थोड़ी सी टेंशन हो रही है। बस भगवान का ही भरोसा है और मैं जानता हूं कि भगवान सब सही करेंगे, आनंद खुद से बोला और नंदू की तरफ देखा। आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं मैंने और कभी कोई फेल नहीं हुआ, पर ना जाने क्यों जब तुम्हारी बात आ रही है तो मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है, आनंद ने कहा और फिर आंखें बंद कर ली और नंदिता के बारे में ही सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना है, कैसे करना है, किस डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करना है और कैसे क्या क्या चीज करनी है। यह सब सोचते सोचते आनंद भी गहरी नींद में चला। शशांक के घर पर रूबी जमीन पर बैठी अभी भी रो रही थी। आंखों के आगे वह 5 महीने एक फिल्म की तरह गुजर गए जो उसने इस घर में बिताए थे। इन 5 महीनों में वह एक बार भी गाजियाबाद नहीं गई। हालांकि अरुणा और विक्रांत के साथ साथ शिवांश भी रूबी और शशांक के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वरना वो अब तक रूबी को ले गए होते। पर उन अरुणा ने कई बार रूबी से आने को कहा था पर रूबी ने हमेशा यही कहा कि इस समय नहीं आ सकती, वो नेहा को छोड़कर नहीं जा पाएगी, उसे नेहा का ख्याल रखना है और अरुणा और विक्रांत ने इसे रूबी की समझदारी मानकर एक्सेप्ट किया। आपको बहुत प्यार किया है मैंने शशांक, और शायद आगे भी करती रहूंगी, पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके पैरों तले कुचलने के बाद मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं बहुत पहले चली जाती पर जानती थी कि मेरा जाना मुझे गलत साबित करेगा और आपको लगता कि मैं अपने भैया को सही साबित नहीं कर पाई, इसलिए घर छोड़कर चली गई। मैं यहाँ इसलिए थी ताकि अर्नव भैया को सही साबित कर सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि अर्नव भैया सही है और अब जबकि नेहा ठीक होने लगी है और आज उसने कह दिया है कि अर्नव भैया सही है, उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है, तो अब मेरा यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं है।
नेहा भी अब ठीक होने लगी है और फिर नंदिता भाभी आ गई है, वह सब संभाल लेंगी तो मेरा अब यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। हम दोनों का रिश्ता वैसे भी नाम का ही है, सब कुछ अधूरा है। आपने आज तक ना ही मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया है और ना ही अपनी जिंदगी में जगह दी है। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, आपने आज तक मुझे अपने कमरे तक में जगह नहीं दी है और अब मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। बहुत कुछ सोचा था आपके बारे में, आपके साथ जिंदगी बिताने के खूबसूरत सपने देखे थे, पर कहते हैं ना हर ख्वाब पूरा हो जाए जरूरी तो नहीं, किसी के पलकों में सिर्फ टूटे ख्वाबों की किरचने ही आती है। रूबी ने खुद से ही कहा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूबी ने घड़ी की तरफ देखा जो कि 12 बजा रही थी। इस समय कौन हो सकता है, रूबी सोचा और दरवाजा खोला तो सामने भरी आंखों के साथ शशांक खड़ा हुआ था। रूबी ने शशांक की तरफ देखा और वापस से दरवाजा बंद करने लगी तो शशांक ने बीच में हाथ लगा दिया। प्लीज रूबी लिसन टू मी, शशांक बोला। अब कुछ भी कहने और सुनने का समय निकल गया है शशांक, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं सुनना है और ना ही मुझे आपसे कुछ कहना है। जब मैं कहती थी तब आपके पास सुनने का समय नहीं था और ना ही आपको मेरी बातों पर विश्वास था। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। बस एक रात के लिए पापा जी से कहा है तो यह एक रात मुझे निकाल लेने दीजिए। कल सुबह मैं गाजियाबाद चली जाऊंगी और फिर आपको मुझे अभी देखना होगा और ना ही कभी आपको मेरे कारण कोई तकलीफ होगी, रूबी ने कहा और दरवाजा वापस से बंद कर दिया। आई एम सॉरी रूबी, प्लीज मेरी बात सुनो, शशांक ने कहा, पर रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया और वही दरवाजे पर टिक कर बैठ गई। मैं मानता हूं मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया, पर प्लीज रूबी मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी हर गलती हर भूल सुधार लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा, शशांक बोला। आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे शशांक। क्या आप यह 5 महीने जो हमारे बीच इतनी खींचातानी के साथ बीते उन्हें मिटा सकते हैं अपनी जिंदगी से? क्या आप मुझे वो सारे पल वापस दे सकते हैं जिनकी मैंने कल्पना की थी इस घर में आने के समय? क्या आप मेरी इस घर में बीती अकेली रातों का हिसाब दे सकेंगे? नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज चले जाइए, रूबी ने रोते हुए कहा। मानता हूं मैं गलती हो गई मुझसे, पर तुम तो समझदार हो ना, मुझे एक मौका दे सकती हो ना? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे सिर्फ एक मौका दो, शशांक ने कहा। पर रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया तो शशांक वही दरवाजे के बाहर बैठा रहा, पर रूबी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे एहसास था कि शशांक बाहर ही बैठा हुआ है, फिर भी रूबी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपने दिल को कठोर कर लिया था क्योंकि अब बर्दाश्त की हद हो चुकी थी और अब रूबी का दिल गवारा नहीं कर रहा था शशांक को माफ करने का और ना ही दूसरा मौका देने का।